गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। हम समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब तक 2 वीडियो आप तक पहुंचा दिए हैं और तीसरा वीडियो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जो बिंदु पढ़ेंगे वो बिंदु है सुरक्षा की अप्रारंभिक धारणा। सुरक्षा की अप्रारंभिक धारणा। इसके अंतर्गत क्या है कि सुरक्षा की अपारंपरिक जो धारणा है वो सिर्फ सैन्य शक्ति के खतरों से ही संबंध नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर भी चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है, जो बाहरी शुरुआत और उनकी पारस्परिक जो सुरक्षा है उसके भीतर भी स्वीकार किए गए संदर्भों में इन सारे सुरक्षा के सवालों पर उठकर ऐसा कारण बनता है कि किन चीज़ों की सुरक्षा की जाए, किन खतरों से सुरक्षा की जाए, और सुरक्षा के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी से हमारा आशय है कि सुरक्षा किसको चाहिए और उसकी पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य के संदर्भ में माना जाता है। इसके अंतर्गत जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा को सिर्फ राज्यों की नहीं बल्कि व्यक्ति और समुदायों का या समूचे मानव को सुरक्षा की जरूरत है, इस कारण से सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि समूचे मानव को सुरक्षा की जरूरत है और इसी कारण सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा को मानव की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। इसके अंतर्गत जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानते हैं और मानव की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होनी चाहिए। इसमें नागरिकों को विदेशी हमले से बचाव भले उनकी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, लेकिन पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। सच्चाई कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी सरकारों के हाथों का खेत रह गए। मानवता की सुरक्षा के परोकार मानते हैं और इसमें लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा और उसके मतभेद से है, जिसमें व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानव की सुरक्षा संकीर्ण अर्थ लेने वाले कुछ ऐसे और भी कारण रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में हिंसक खतरे यानी खून खराबे से बचने पर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भूतपूर्व सचिव हैं कोफी अन्नान ने कहा कि व्यक्ति और सदस्य समुदाय को अंदरूनी खून खराबे से बचाना है। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले परोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल महामारी और आपदाओं को शामिल किया जाता है, जिसके ऐसी स्थिति में यहाँ लोग ज़्यादातर अकाल महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के भेंट चढ़ जाते हैं और मानव की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और व्यापक अर्थ में मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। इसमें तनिक अंदाज लगाया जा सकता है कि मानव की रक्षा के लिए व्यापकतम नज़रिए में आभास से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। विश्वव्यापी खतरे कैसे हैं? जैसे तापमान,
ताप वृद्धि जो ग्लोबल वार्मिंग है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा इसके अतिरिक्त एड्स और बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां हैं, महाबीमारियां हैं, जिनके परिणाम स्वरूप विश्व सुरक्षा की धारणाएं कई मद्देनज़र से आती है और देश इन समस्याओं का समाधान कोई भी अकेला नहीं कर सकता है। इन सारी परिस्थितियों को मिलकर के करनी पड़ती है, सबको झेलनी पड़ती हैं। वैश्विक तापमान अगर समुद्र तल 2 मीटर भी ऊंचा उठ जाता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, थाईलैंड का 50% हिस्सा खतरे में आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो इन समस्याओं की प्राकृतिक वैश्विकता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमारा जो अगला बिंदु है इसी के तहत वह है सुरक्षा, खतरे के नए स्रोत। खतरे के नए स्रोत क्या क्या हैं? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, 2 पक्षों में मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, ये दोनों ही सुरक्षा के संदर्भ में खतरों को बदलती रहती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप जोर भी दिया जाता है कि आतंकवाद अथवा किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक स्थिति है उस राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत नागरिकों को अपना निशाना बनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त होता है। निशाने पर कई देश नागरिकों को परेशान करते हैं या आतंकवादी समूह से बल प्रयोग अथवा बल के माध्यम से उन्हें विभिन्न प्रकार की स्थिति में ले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के चिर उदाहरण है विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगह जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसे अन्य जगह जहां पर बम लगाए जाते हैं। और सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। ये सारी घटनाएं सरकार को आतंकवाद पर ध्यान दिलाती हैं और आतंकवाद कोई नई परंपरा या घटनाएं नहीं है। अब हमारा अगला बिंदु है मानवाधिकार। मानवाधिकार के अंतर्गत क्या है कि इसके तहत मानवाधिकार के अंतर्गत मानव को 3 कोटियों में रखा गया है। इसमें हो सकता है मानव को इसमें कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती हैं, लेकिन 3 कोटियों से मानव अधिकार की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। पहली कोटि है राजनीतिक अधिकारों की, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरी जो कोटि है वह दूसरी कोटि है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की तथा तीसरी कोटि में उपनिवेशकृत जनता है अथवा जाति और मूल निवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। ये सारे वर्गीकरण को लेकर के व्यापक सहमति बनती है, लेकिन इस बात को भी लेकिन सहमति नहीं बन पाती और इसमें कोटि के विभागों को सार्वभौमिक मानव अधिकार की संज्ञा दी जाती है। इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए, ये स्थिति हमारे सामने आती है। और 1990 के दशक में कुछ मसलन रवांडा में जब जनसंहार हुआ था, कुरान पर 1990 की जब कुछ घटनाएं हुई जिसमें रवांडा में जनसंहार और कुवैत का इराक पर हमला और पूर्व तिमोर में इंडोनेशिया सेना का रक्तपात, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, ये भी एक सामने नया तर्क आता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव के अधिकारों के हथियारों को उठाए और दूसरी तरफ ऐसा करे जिनका संभव ताकतवर हितों में हो और
किसी में भी नहीं हो, इस पर कार्रवाई करे। खतरे का एक और वैश्विक है निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल करीब 7.5 अरब है और इसमें बहुत सारे लोग गरीब हैं, जिसमें 6 देश हैं: भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। यहाँ 50 सालों में भी दुनिया के सबसे गरीब देशों की जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि जनसंख्या घटेगी तो प्रति व्यक्ति आय उच्च होगी और जनसंख्या के कम वृद्धि के कारण धनी देशों में आय अधिक बन जाती है। और इसी स्थिति में सामाजिक समूह और धनी बनने में मदद मिलती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय, निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूह को और गरीब बनाते हैं। विश्व स्तर पर असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों, दक्षिणी गोलार्ध के देशों अथवा दक्षिणी गोलार्ध के देशों में समानता अच्छी खासी बढ़ी है। उसी प्रकार से उदाहरण के लिए से देखें हम तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में होते हैं और इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूदा गरीबी के कारण अधिकांश लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में और इधर उधर घूमते रहते हैं या भटकते हैं, ये मानिए, जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद खड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून अप्रवासी अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और शरणार्थी जो युद्ध या प्राकृतिक आपदा के कारण, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर होते हैं। तो कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासी को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती है। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपने घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। विस्थापित जन कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, विस्थापित जन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही वो लोग रहते हैं और आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहे जाते हैं, क्योंकि वो अपना घर बार तो छोड़ देते हैं लेकिन वास्तविक जगह पर वो अन्य देश में नहीं जाते हैं। इसी के साथ साथ आंतरिक रूप से विस्थापित जो जन है उसमें विश्व के शरणार्थी और बेहद दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्यापकता, भय अथवा आजीविका पहचान और जीवन यापन करने के परिवेश से नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। और इसी से अपने रिश्तों पर नज़र डालने से पता चलता है कि 1990 का जो दशक है वो 1990 के दशक में कुल 60 जगह पर शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए, जिनमें 3 को छोड़कर शेष सभी मूल में सशस्त्र संघर्ष था। तो इसी प्रकार से यही नहीं, HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्प जैसी अनेक महामारियां हैं और ये महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन, सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेज़ी से विभिन्न देशों में फैल जाती हैं और इन बीमारियों को रोकने के लिए किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देश में होने वाले संक्रमण पर भी पड़ता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी स्थिति है, क्योंकि अमेरिका या दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की जो नई विधियां हैं और उनसे 90 के दशक में उत्तरार्ध में जब HIV, एड्स के होने वाले मृत्यु दर को तेज़ी से कमी आई, लेकिन अफ्रीका जैसे इलाके में उपचार की कीमत देखने में आकांक तो सम रहा। तो इससे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, TB, मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैजा और भी बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं और अब तो एक नई बीमारी कोरोना जैसी और आ चुकी है। तो इनका उपचार जब कठिन हो गया है तो ये जानवरों में भी महामारी फैलने से भारी आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ जाता है और इन्हें महामारियों के माध्यम से
विभिन्न प्रकार की स्थिति आ जाती है जो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और सुरक्षा की धारणा में इन महामारियों का संकेत है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा का विस्तार करने का मतलब ये नहीं है कि हर तरह के कष्ट या बीमारियों की सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल की जा सके। हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहने के लिए एक सर्व स्वीकृति या मानव पर खरा उतारना ज़रूरी है और इसी के लिहाज से सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इसे हम खतरे को प्रकृति का हो या किसी अन्य क्षेत्र से हो। इसमें कुल मिलाकर के स्थिति को सुरक्षा के नियंत्रण में वैश्विक तापमृद्धि का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि समुद्र तल से उठने वाले ज़्यादातर इससे डूब जाएंगे। तो हर प्रकार से खतरे की स्थिति बढ़ती है और उन्हीं के आधार पर सारे लोगों को इस प्रकार की स्थितियों में सम्मिलित बीमारियों से या विभिन्न प्रकार की महामारियों से आपस में एक दूसरे की सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को समान स्थानीय संदर्भ के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है।